मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रहा था कि नॉर्मलिटी को पढ़ रहा था, और नॉर्मलिटी में हम लोगों ने डेरिवेशन डिफिनीशन देख लिया था, उसके फॉर्मूला को देख लिया था, और उस पर हमने एक छोटा दूसरा एक दो क्वेश्चन भी देख लिया था, है ना। आज हम लोग उसमें हम लोग बताया था, एक चीज नोट करके लिखवाया था, जिसमें हम लोग पढ़ा था कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है। तो मैंने बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर है ना। उसके बाद करके नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस तरीके से करके लिख लो। नोट नंबर 2 में लिखिएगा, ये नोट नंबर 2 है, लिखेंगे द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी जो होगा वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हमने बोला था ना कि नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोल दीजिए। कोई कोई लोग नॉर्मलिटी के यूनिट को सिंपली एन से भी रिप्रेजेंट कर देता है ना, जैसे बताया था कि 0.2 एन है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है। या इसी को कहीं कहीं लोग इसको और करके लिख लीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट, एम फॉर मोलारिटी पर समझ लीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी लोग इसको बोल देता है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। हालांकि क्वेश्चन उसमें मिलते हैं तो उसका यूनिट नहीं लिखा रहता है, नहीं के बराबर सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर देता है, इसी से काम हो जाता है, ठीक है ना। चल आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिएगा डाइल्यूशन लॉ, लिख दो यहां पर, डाइल्यूशन लॉ ऑफ नॉर्मलिटी। सिंपल चीजें हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने मोलारिटी के केस में पढ़ा था डाइल्यूशन लॉ, उसमें बताया गया था कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर मान लो कि नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट का प्रेजेंट है, इसका वॉल्यूम क्या है, v है, और हमने क्या किया कि इसको जब डाइल्यूट कर दिया तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा। ग्राम इक्विवेलेंट तो आपका क्या रहेगा बाबू, कांस्टेंट रहेगा, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट जो यहाँ पर था इस सॉल्यूशन में, ग्राम इक्विवेलेंट वहां पर भी सॉल्यूशन में रहेगा, लेकिन ये वॉल्यूम v1 से इसका वॉल्यूम कितना चेंज कर जाएगा, v2 चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर जाएगा, क्योंकि हमने डाइल्यूट जब किया होगा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर को मिलाया होगा, या कुछ सॉल्वेंट को क्या करेंगे हम लोग इसमें मिक्स किए होंगे। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नॉर्मलिटी बराबर आपको पता है कि सर नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और ये टर्म आपका क्या है बाबू, कांस्टेंट है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, एनवी हो जाएगा। अब ये अगर डाइल्यूशन से पहले का केस है तो इसका नॉर्मलिटी मान लो n1, वॉल्यूम कितना v1, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, n1 v1 हो जाएगा। और डाइल्यूशन के बाद की अगर हम बात करेंगे, डाइल्यूशन की बात करेंगे तो इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, v2। चूंकि डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ता है सॉल्यूशन का क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं रहेगा, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट रिमेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो n1 v1 है बराबर क्या हो जाएगा, n2 v2 हो जाएगा। ओवरऑल कह सकते हो कि नॉर्मलिटी बराबर जब ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ पर लीटर सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलर चीज है, मोलारिटी जो पढ़े ना उसी टाइप का है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ करना है नहीं है, यहाँ पर लिखिए कि ऑन डाइल्यूशन लिखेंगे। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है तो पता है ना आप लोग को, लिख लीजिए कि ऑन डाइल्यूशन द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन गेट डिक्रीजेज। कैसे बाबा, डिक्रीजेज एज, कैसे, हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करेंगे यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या करेगा, घटेगा। इसको तुम अगर
प्रोपोर्शनलिटी को तुम जब हटाओगे तो नॉर्मलिटी बराबर एक कांस्टेंट टर्म आएगा डिवाइडेड बाई कितना, वॉल्यूम। अब ये कांस्टेंट क्या है, डाइल्यूशन करने के बाद या डाइल्यूशन से पहले क्या कांस्टेंट रहता है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तुम इसको लिख सकता है यहाँ पर n बराबर k की जगह तुम g इक्विवेलेंट बटा में क्या लिख सकता है, वॉल्यूम लिख सकता है। यानी कि इसको कह सकता है कि n इंटू वी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n क्या है, नॉर्मलिटी, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम इक्विवेलेंट। दैट इज कह सकते हैं ड्यूरिंग द डाइल्यूशन number of gram equivalent of solute is remains constant before and after the dilution of solution। आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, चलो बताता हूं मैं। देखो यहां पर कंसीडर कर लीजिए, यहां पर कंसीडर कर लीजिए एक चीज कि लेट है ना, यहाँ पर कोई कंटेनर है, इसका नॉर्मलिटी n1 है, वॉल्यूम कितना है इसका v1 है ना। और इसको मैंने क्या किया बाबू, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद क्या किए होंगे, वॉल्यूम को बढ़ाए होंगे। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्यूशन का। कैसे बढ़ेगा, जब उसमें हम पानी एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो इसका नॉर्मलिटी क्या मान लिया, n2, वॉल्यूम कितना मान लिया, v2। ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो अभी लिखवाया था कि ड्यूरिंग द डाइल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बोल सकते हैं क्या, आफ्टर डाइल्यूशन बोल सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था G इक्विवेलेंट बराबर यहां पर ऐसे कर दो N1V1 है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, इसको फर्स्ट सॉल्यूशन मान दो और इसको क्या मान दो, सेकेंड सॉल्यूशन मान लो। तो ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट सॉल्यूशन बराबर ग्राम इक्विवेलेंट किसका बाबू, सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो तो अभी मैंने बोला था कि नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बटा कितना होता है, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो नॉर्मलिटी भी कितना, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट के बदले में नॉर्मलिटी N1 इंटू V1 लिख सकते हैं और बराबर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए N2 V2। सेकेंड सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N2 है, वॉल्यूम कितना है V2 लिख सकते हैं ना। इसलिए N1 V1 बराबर कितना, N2 V2 हो जाएगा। तीन सॉल्यूशन है, चार सॉल्यूशन है, तीसरे करते करते हम लोग बराबर कर लेंगे है ना, N2 V2 है ना। चलो इसको नोट कर लीजिए। दैट इज हम कह सकते हैं कि N1 V1 बराबर N2 V2 है ना। ये वाला जो कंडीशन है बिफोर डाइल्यूशन है और ये वाला जो कंडीशन होगा क्या होगा बाबू,
आफ्टर डाइल्यूशन होगा, आफ्टर डाइल्यूशन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे मिक्सचर को लेकर के कि नॉर्मेलिटी मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है किसका, मोलारिटी के केस में, सिमिलर वे में इसमें भी होने वाला है। बस याद रखना है एसिड बेस का यदि मिक्सचर होगा, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो हमेशा एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट में से बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को घटाएंगे, या जिसकी क्वांटिटी जो भी हो आप बेस में से भी घटा सकते हैं। आपको रिजल्ट देखना है कि जो नॉर्मेलिटी मिक्सचर है एसिडिक बाकी निगेटिव है कि जीरो है कि पॉजिटिव है। अगर एसिड में से बेस को घटा रहे हो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो एसिडिक, निगेटिव आता है तो बेसिक का जीरो होता है तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन दे देगा। देखते हैं बारी बारी से, टेंशन नहीं लेना है। देखेंगे नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी मिक्सचर। यहां नॉर्मेलिटी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर नॉर्मेलिटी मिक्सचर बोलने का क्या मतलब मेरे भाई, कि जब कोई भी दो सॉल्यूशन को क्या करते हैं, जब मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा, जो नया रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, उसका नॉर्मेलिटी क्या होने वाला है। तो ठीक है, तो पहला में हम लोग पढ़ेंगे फॉर टू एसिड टू बी मिक्स्ड। जब कोई दो एसिड को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, यहां पर मान ले कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है तेरा, और यहां पर मान लो कि तेरे पास क्या है, ये सेकेंड सॉल्यूशन है आपका, है ना। क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकेंड सॉल्यूशन है। इसका नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम कितना V1, इसका कितना N2, वॉल्यूम कितना इसका V2 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। इसका ग्राम इक्विवेलेंट मान लें, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N1 V1 बोल सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, है ना। इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N2 V2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को हमने मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन को हमने तैयार किया, जिसका नॉर्मेलिटी N मिक्स हो गया। अब वॉल्यूम कितना हो गया, V मिक्स हो गया। अब वॉल्यूम V मिक्स होने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम जोड़ देंगे तो कितना, V1 प्लस कितना हो जाएगा, वो V2 हो जाएगा। आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट, अब मान लो कि इसमें कुछ ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, इसमें कुछ ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा प्लस इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा, इस सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देख, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर, मिक्सचर मतलब इसका किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस ग्राम इक्विवेलेंट सेकेंड सॉल्यूशन। बोल सकते हैं क्या, जल्दी करो थोड़ा नोट करो, तो बड़ा ज्यादा स्पेस ले लेते हैं ना लिखने में। खैर कोई बात नहीं, वो अपना अपना लोगों का स्टाइल है। चलो बेटा इसको चल देखें, सेम कंडीशन बेस के साथ भी होगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जब सेम सबस्टांस रहेगा तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसके आगे लिखिएगा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, N मिक्स इंटू कितना, V मिक्स। अरे बाबा, इसके लिए ग्राम नॉर्मेलिटी देख, तो N मिक्स बराबर क्या, ग्राम इक्विवेलेंट बटा कितना, V मिक्स लिखेंगे। नॉर्मेलिटी बराबर नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट G बराबर कितना हो जाएगा, N मिक्स इंटू कितना, V मिक्स। नहीं हो जाएगा, इसी चीज को तो मैं यहाँ पर लिखा हूं, किसके बदले में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर के लिए N मिक्स इंटू V मिक्स बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, N1 V1, सेकेंड का कितना है, N2 V2 है। आपको यहाँ से N मिक्स निकालना है,
इसलिए एन मिक्सर यानी कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मिक्सचर तैयार हुआ दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से वो कितना बन जाएगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई कितना V मिक्सचर। अब यहाँ पर V मिक्सचर कितना है V1 प्लस V2, तो यहाँ पर N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा V1 प्लस कितना V2। अब मान लो कि 3 एसिड रहेगा 4 एसिड रहेगा, पास कितना भी एसिड रहेगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4 प्लस N5V5 डिवाइडेड बाई V1 V2 V3 V प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, याद रखिएगा। ये किसके लिए हो गया, फॉर एसिड के लिए। किसके लिए बाबू, एसिड के लिए। जब दो एसिड को क्या करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे। सिमिलर चीजें क्या हो जाएगा, बेस के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर बेस भी अगर दो बेस को भी मिलाएंगे तो बेस का ग्राम इक्विवेलेंट प्लस मतलब कि फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट प्लस सेकंड बेसिक सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा मेरा ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि अगर हम बात करेंगे सिमिलर केसेज में, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिख लो बी में, बी करके कि फॉर टू बेसिक सॉल्यूशन टू बी मिक्स्ड, उसका भी रिजल्ट आपका यही आने वाला है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूं, एन मिक्स बराबर कितना N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई कितना V मिक्स, या N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस कितना V2। सेम कंडीशन हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा बाबू, ये फॉर बेस के लिए, फॉर व्हेन टू बेस आर मिक्स्ड, है ना। 2 बेस या 3 बेस कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि 2 ही बेस हो, है ना। चल अब सवाल आएगा कि सर जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तब क्या होने वाला है ना। जल्दी से नोट कीजिए। केस नंबर 3, लिखेंगे नेक्स्ट केस 3 लिखिएगा, यानी कि सी में लिखेगा व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड। याद रखना यहां पर कुछ सॉल्यूशन है, इसका N1 है, वॉल्यूम कितना V1 है, ये क्या है मेरा एसिड है ना। फर्स्ट सॉल्यूशन ये हमारा N2 है, V2 है ना। ये हमारा क्या है, सेकेंड एसिडिक सेकेंड सॉल्यूशन है, जो क्या है मेरा बेस है। एसिड को मिलाया, बेस को मिलाया, कोई रिजल्टेंट मेरा सॉल्यूशन तैयार होगा, है ना। अब ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है कि बेसिक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका एसिड की मात्रा ज्यादा है, एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है या बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है ना। तो जनरली लोग ऐसा करता है क्या कि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट में से बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को घटाता है ना। अगर मान लो कि एसिड का वैल्यू अगर मान ले कि 5 है और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 3 है, तो रिजल्टेंट कितना तुम बोलेगा कि 2। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी जो मिक्सचर तुम निकालेगा ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक यानी कि जो तैयार होगा क्या होगा, एसिडिक होगा। मान ले कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है 5 है और बेस का मान कितना है 7 है, तो एसिड में से बेस को घटाया तो कितना हो जाएगा तेरे पास -2, यानी कि एनमिक्स का वैल्यू क्या हो गया तेरे पास नेगेटिव। इसका मतलब कि इसकी कंटेंट ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, मतलब कि कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। सिंपल तरीका समझने का कि मान ले सपोज कि यहाँ पर कोई गिलास है
और इस गिलास में क्या कि मैंने कि चीनी पानी का शरबत बनाया। क्या बनाया? चीनी पानी का शरबत। ये शरबत अच्छा है, मीठा है, बहुत अच्छा मीठा है। अब इसमें क्या किया कि मैंने सॉल्ट जो है, सॉल्ट की मात्रा को क्या किया, उसमें से मतलब कितना, मतलब कि 8 से 10 दाना सॉल्ट का, नमक का, मतलब कि एक चुटकी से भी कम, एक चुटकी से भी कम, बहुत कम मात्रा में सॉल्ट को इसमें मिला दिया। तो मिलाने से क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन जो होगा, ये टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, टेस्ट इसका चेंज नहीं होगा, बल्कि शरबत अभी भी कैसा लगेगा? मिठाई लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, चीनी पानी की मतलब चीनी की मिठास ज्यादा है और सॉल्ट नमकीन क्या बहुत कम है। तो इसके सॉल्यूशन के नेट रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो मीठा सॉल्यूशन है ना। अगर मान ले कि यहाँ पर तेरे पास ये पानी चीनी का घोल है ना, और हमने क्या किया कि इसमें की 500 ग्राम जो है इसमें सोल्ट डाल दिया, नमक की मात्रा ज्यादा लग गया। अब मैं पूछूंगा कि सॉल्यूशन कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो नमकीन लग रहा है। क्यों? क्योंकि साल्ट की मात्रा ज्यादा है। तो आप किसी को किसी में से घटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एसिड में से घटा सकते हैं बेस को, या बेस में से घटा सकते हैं उसको। वो मेन रिजल्ट इसका जो तुम निकालोगे, इसका मिक्सचर का जो वैल्यू निकालोगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर हम एसिड में से बेस को घटा रहे हैं और उसका रिजल्टेंट अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि बेसिक सॉल्यूशन है। पॉजिटिव है, इसका मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर जीरो आ गया है ना, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। आई बात समझ में? चलो, मतलब मेरा थीम क्या है समझाने का, आप लोग समझ गए होइएगा। यहाँ पर जो है मेरा, ये मेरा नॉर्मेटिव मिक्सचर है रिजल्टेंट का, और यहाँ पर भी मिक्सचर था। भी मिक्सचर तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन मिलेंगे। मान लो कि यहाँ पर एसिड है, बेस है, यहाँ पर 5 लीटर है, यहाँ पर 3 लीटर है, एक दूसरे बकेट में डालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 8 लीटर हो जाएगा। उसको तो जोड़ना पड़ेगा सिंपल तरीके में। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लिखिएगा कि नॉर्मलिटी मिक्सचर इनटू भी मिक्सचर जो होगा, हमेशा याद रहेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बाबा? बेस मान लीजिएगा। और ये भी क्या है, एन मिक्स इनटू बी मिक्स को क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। ये क्या बोलेंगे? ये जो मिक्सचर बनेगा, या इसको हम लोग रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन मिक्स इंटू भी मिक्स बराबर लिख सकते हैं इसको N1V1, कहा गया N1V1 एसिड माइनस N2V2 कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा ना। आप इसको 1 2 मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन अलग अलग है। N इंटू भी, N भी एसिड लिख सकते हैं, N भी बेस भी लिख सकते हैं। ज्यादा दिक्कत होता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंफ्यूजन में मत रहिएगा। N भी एसिड के लिए हो गया और N भी किसके लिए हो जाएगा? बेस के लिए हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो यहाँ पर N1V1 ही कर दो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मजा आएगा जोड़ने में। यहाँ पर लिख दिया गया तो ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कोई एनमिक्स चाहिए, तो एनमिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलते हैं यहाँ पर बाबू? N1V1 एसिड माइनस N2V2 कितना हो जाएगा? N2V2 कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? भीमिक्स नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? भीमिक्स हो जाएगा, है ना। अब भीमिक्स का वैल्यू कितना होता है बोलो? V1 प्लस कितना? V2। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे V1 प्लस V2 का, तो निकल जाएगा। ज्यादा दिक्कत है तो लिखो यहाँ पर एनमिक्स जो हो जाएगा N1V1 एसिड माइनस N2V2 बेस हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोलते बाबू? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा ना। अब यहां से सॉल्यूशन तुम्हारा एसिडिक है कि बेसिक है, ये कोई डिटरमाइन करेगा, एनिमिक्स का रिजल्ट डिटरमाइन करेगा। कि अगर एनिमिक्स का वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद कोई पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो हम ये बोलेंगे कि एसिड ज्यादा होगा बेस के रिस्पेक्ट में, तब जो तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा।
अगर एनमिक्स का वैल्यू निगेटिव अगर आ जाता है, इसका मतलब कि ये कम होगा, ये बेस ज्यादा होगा, है ना। अगर दोनों बराबर आ जाए, रिजल्टेंट 0 हो जाए, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या बनेंगे, बराबर। वैसे केस में जब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाए एक दूसरे का, तो ये माना जाता है कि दोनों एक टक्कर का सॉल्यूशन होगा, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। आई बात समझ में? चल, ये हो गया आपका। आगे बढ़े, नोट कीजिए। इसी में लिखिएगा पॉइंट दे करके, इसमें लिखेंगे हम लोग, पॉइंट दे करके लिखिएगा कि द वैल्यू ऑफ एन मिक्स डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। हमने जो मिक्सचर तैयार किए वो एसिडिक सॉल्यूशन हो रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है कि या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो रहा है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पर लिख लेंगे एन मिक्स, है ना, बराबर कितना, N1V1, है ना, एसिड माइनस N2V2 क्या बाबू, बेस था। और यहां पर क्या था मेरा, V1 प्लस कितना था, V2 था, यही था ना। अगर कहता है, समझो बात को, इसमें से अगर मैंने बोला कि अगर एन मिक्स, मैंने बोला कि एन मिक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू, क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा कि एन मिक्स जो होगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका मतलब ये पढ़ेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बाबू, बेस। और ऐसे सॉल्यूशन में जब एनमिक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आई बात समझ में? जरा देख लो हमारे क्या लिखा, एनमिक्स का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद, एनमिक्स इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव कब आएगा, जब हम कह सकते हैं कि एनमिक्स का वैल्यू, या इसका मतलब यही हुआ कि एनमिक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये कब होगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, इसका जो एसिड की जो कंटेंट है वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, 5 में से ये 5 वैल्यू है, इसका वैल्यू 3 है, तो बराबर रिजल्टेंट कितना, 2। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब हुआ, जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या है, ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? वही चीज है और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं कि अगर एनमिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनमिक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू अगर होता है, इसका मतलब कह सकते हैं कि एनमिक्स लेस देन कितना, 0। और ये तब होगा जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा लेस देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बाबू, बेस हो जाएगा ना। तो बेस का कंटेंट ज्यादा है, आप देखो ये वाला ज्यादा है ना, और ये वाला कम है। तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना, 5 में से 7 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना, निगेटिव आएगा। ये निगेटिव 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से छोटा है, तो छोटा तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। कह सकते हैं कि सर बेस का अमाउंट ज्यादा है, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जब कंडीशन ये है तो बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका बेसिक होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी में पॉइंट ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे करके, नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना, मिटा दें इसको। चल देख, अगर मैं कभी कभी भूल जाऊं ये बात बोलना कि नोट कर लीजिए, या बोर्ड पर से नहीं हटता हूं, तो हमेशा ध्यान देते रहेगा कि सर कब हटे, ठीक ना, तुरंत स्क्रीनशॉट मार लेना है। चल देख,
यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि इफ एन मिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, ये एन मिक्स ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 कब होगा, एन मिक्स इक्वल टू 0 कब होगा, बोल सकते हैं कि व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का मतलब इसका भी वैल्यू कितना 5 और इसका भी वैल्यू कितना मान लें कि 5, तो 5/5 या v1 प्लस v2 मतलब कुछ भी है ना। अगर ऊपर वैल्यू 0 और नीचे में समथिंग तो रिजल्टेंट कितना 0 आ जाएगा। तो वही करता है कि जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस आपस में जब बराबर हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं N1 V1 एसिड बराबर N2 V2 कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आई बात समझ में, याद रखना किसका वैल्यू हो जाएगा, एनेमिक्स ठीक है ना, इतना नोट कर लेना है। यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या है बाबू, न्यूट्रल होगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको बाबू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन का केस हो तो N1 V1 बराबर N2 V2 कर देना, है ना, एसिड बेस का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कितना चीज थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ रिलेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। इस पर लेंदी क्वेश्चन बनता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप न्यूट्रलाइजेशन का याद रखिएगा, है ना। इसी पर जो भी क्वेश्चन होगा पूछेगा, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, टेंशन नहीं लेना है ना। कुछ रिलेशन है उसको पहले देख लेते हैं। चलिए मिटाता हूं। अब नॉर्मलिटी खत्म हो गया, मोलारिटी खत्म हो गया, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब यही 3-4 क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बाकी जो है क्वेश्चन मास, परसेंटेज वॉल्यूम, ये सब क्या होता है कि लैंग्वेज को कंप्लीट करता है चैप्टर का, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे नोट करके या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, जो बोलना है तो लिखिए। देखो यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम पर ml में, एंड मोलारिटी, है ना। पहला रिलेशन हम लोग के बीच आएगा, तो लिखेंगे नॉर्मलिटी, मोलारिटी है ना, तो मोलारिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, परसेंटेज बाय मास गुना डेंसिटी और गुना 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मोलारिटी है तो नीचे में क्या कर दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं, है ना, किसका बाबू, सॉल्यूट का। याद रहना चाहिए, ये सब याद रखिएगा, है ना। डायरेक्ट ही है, इस चीज को आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं होगा, है ना। डेंसिटी है सॉल्यूशन का, है ना, दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन का मास बराबर सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, है ना। यहाँ पर मोलारिटी है तो मोल होता, मोल होगा तो गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, वहां से निकाल करके कर सकते हैं, लेंदी पड़ेगा, है ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। दूसरा लिखो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में, एंड नॉर्मलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू, नॉर्मलिटी की बात करेंगे। तो इसका जो रिलेशन होगा, है ना, नॉर्मलिटी बराबर होता है परसेंटेज बाय मास गुना डी गुना 10
और यहाँ पर नॉर्मलिटी है तो क्या कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नोट कीजिए। नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 3 कर लो। सब पर क्वेश्चन बनेगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है, हड़बड़ाना नहीं है, सारा चीज क्वेश्चन बनाएंगे, बिना क्वेश्चन का फिर सीखने का कुछ मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। नोट नंबर 3 में लिखेगा रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन में और मोलालिटी में क्या होगा, रिलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हो यहाँ पर लेट कर लिया, ए क्या है मेरा, सॉल्यूट है ना, बी क्या है मेरा, सॉल्वेंट है। हम लोग यही मानकर चल रहे हैं, शुरू से ही चलते आ रहे हैं, है ना। एन ए क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, और एन बी क्या है बाबू, मोल ऑफ, एन बी क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। चल देख और आगे कर लें। चल ए में क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, और एम बी क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। और मानना तो और मान ले, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, और डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। चलिए इतना कंसिडरेशन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं, है ना। देख तो क्या जानता है, अब डायरेक्ट में डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, है ना। एक्स ए, इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए बटा में टोटल मोल, एन ए प्लस कितना बाबू, एन बी। इक्वेशन इसको क्या मान लो, बात कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बी बटा में कितना, एन ए प्लस कितना, एन बी। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इसको सॉल्व करो आगे चल करके, एक्स ए बटा में क्या कर दो, एक्स बी कर दो, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखते हैं ऐसा, एन ए प्लस कितना, एन बी डिवाइडेड बाई एन बी बटा में एन ए प्लस कितना, एन बी। लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, तो एक्स ए की जगह इतना, फिर बटा में एक्स बी इतना। इसको तुम जब सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, एन ए बटा में एन ए प्लस कितना, एन बी गुना, ये ऊपर चल जाएगा, एन ए प्लस कितना, एन बी डिवाइडेड बाई कितना तुम्हारा, एन बी हो जाएगा। यहाँ से तो एन ए प्लस एन बी और एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तेरा एक्स ए बटा में कितना, एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर में एन ए और नीचे में कितना हो जाएगा तेरे को, एन बी हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा दें, ये नोट नंबर 3 है, याद रखिएगा। देखो हमने देखा कि अभी कि एक्स ए बटा में एक्स बी बराबर क्या आया था बाबू, एन ए बटा में कितना, एन बी। अब देख तू, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो। हम लिख सकते हैं गिवन वेट बटा में कितना, मोलिकुलर वेट, इसका लिख सकते हैं गिवन वेट बटा में क्या, इसका लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट। लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू ए बटा में ए में बटा में डब्ल्यू बी बटा में कितना, एम बी। इसको सॉल्व करेगा तो डब्ल्यू ए बटा में ए में ऊपर हो जाएगा एम बी बटा में कितना हो जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू बी हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। अब आगे देख, एक्स ए बटा में एक्स बी बराबर तेरे डब्ल्यू ए गुना एम बी हो जाएगा, बटा में एम ए है गुना कितना है डब्ल्यू बी। तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर जो है तेरा एम बी आपको गुना में है, नीचे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा ना। तो जब देख तो एक्स ए एक्स बी गुना, इसको यहाँ के है एम बी कर दिया, अगर क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, ऊपर में यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा, और यहाँ पर तेरा एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी। आप पूछोगे कि सर ऐसा काम आपने क्यों किया, तो हमने अपने रिलेशन को लाने के लिए, है ना, कोशिश तो करेंगे ही, तो रिलेशन को लाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो रिलेशन भाई कैसे आएगा, अब जरा देख तो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तेरा एलएचएस है, ये तेरा आरएचएस है, दोनों तरफ 1,000 से गुना कर देते हैं, है ना। हम लिखेंगे बोथ साइड, ऐसे लिखो, बाई मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड दोनों तरफ क्या करेंगे 1,000 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जब गुना कर लेंगे तो देख तो कुछ रिजल्ट आपका इस तरीके से आने वाला है, एक्स ए बटा में कितना एक्स बी बराबर, देख तो यहाँ पर ऊपर में क्या है, यहाँ पर 1000 से गुना किया, यहाँ पर भी 1000 कर दिया, बराबर डब्ल्यू ए गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना बाबा एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी। लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख तो, यहाँ पर 1 से गुना 1000, यहाँ पर भी गुना 1000 कर दिया, 1000 कट जाएगा तो इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो कि गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन डब्ल्यू बी, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, ग्राम में। तो ग्राम है तो यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन कितना बाबू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, मोलालिटी। तो इतना के बदले में हम स्मॉल एम लिख सकते हैं क्या, मोलालिटी को। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ए गुना 1000 बटा कितना एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा इतना को हम एम लिख सकते हैं, इतना के बदले में एम कर दिया, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो तो मोलालिटी बराबर कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुना कितना 1000। तेरे पास एक सॉल्यूशन, यहाँ पर भी एक रिलेशन आ गया। अगर मान ले कि क्वेश्चन में तेरे को कोई सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया रहेगा और बोलेगा कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तुम निकालो, है ना, तो यहाँ से दिया रहेगा तो तुम्हारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अगर मान लो कि किसी एक कंपोनेंट का दिया है तो वहां से इतना भी निकालेंगे, या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। जब देख तो, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना बाबा, एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर। अब मान ले कि तेरा पर यहाँ एक्स बी है, तुम एक्स ए के फॉर्म में लाएगा तो क्या करेगा, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम एक्स ए गुना 1000 डिवाइडेड बाई एक्स बी की जगह 1 माइनस कितना एक्स ए बराबर कितना मोलालिटी। एक्स ए क्या है पता है, एम क्या है पता है, मोलालिटी है। तो एक रिलेशन आपका किस में मिल गया। अगर मान ले कि तेरे को क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, है ना, और बोलेगा क्या कि मोलालिटी निकालो, तो 1/1 गुना 1000 कर दे, क्या निकल जाएगा, मोलालिटी और सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। या फिर तुम्हारा एक कंपोनेंट का दिया हुआ है, बोलेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलालिटी है, तो बोलेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या बोलेगा कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, बोलेगा कि मोलालिटी निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1000 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना तो देखिएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि मोलालिटी में और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन को देखा, वहां पर एक टर्म देखिए गलती हो गया है, छूट गया है, उसको करना क्या है, जैसे यहाँ से हम एम बी, यहाँ पर जो एम बी था
उसको उठा करके यहाँ पर लाए थे ना, यहाँ पर 1000 और यहाँ पर MB आपका छूट गया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। तो हमारा फाइनल रिलेशन क्या हो जाएगा, x से गुना 1000 बटा XB गुना MB बराबर कितना, इतना को क्या बोलते थे, मोलालिटी। एक इक्वेशन ये था, सुधार लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर एक मैंने सिर्फ इतना लिखवाया, इतना एक MB छूट गया था, ठीक है ना। सुधार लीजिएगा इसको। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, XA गुना 1000, इसको बदले में 1 माइनस x से लिखा था, इंटू कितना MB बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल m। इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा है, माइनर मिस्टेक है ना, कैलकुलेशन में ये छूट गया था। चलिए, यहाँ तक जो था रिलेशन हम लोग पढ़ लिए, किसके बारे में, मोलालिटी में, और मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट लिखेंगे नोट नंबर 4, है ना, नोट नंबर 4 कर लीजिए। नोट नंबर 4 करके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा लिखेंगे, चौथा नोट होगा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। मोलारिटी को हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, और मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। इसमें भी हम लोग कंसिडरेशन कर लेते हैं गाइस। लेट Na बराबर क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। Ma क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है ना। MB क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। और यहाँ पर NB क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख, तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी बराबर क्या होता है बाबू, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मोलालिटी बराबर कितना होता है बाबू, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। MB हो गया मोलिकुलर वेट, NB हो गया, यहाँ पर मान लो WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लो, है ना। और WA मान लो, यहाँ पर WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। इक्वेशन क्या कर दो, 2 कर दो। अब इसको कर दो यहाँ पर M बटा स्मॉल m, तो हो जाएगा Na बटा V बटा में कितना हो जाएगा, Na बटा कितना, WB। लिख सकते हैं क्या इसको, दोनों को इसमें डिवाइड कर दिए, तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपको आ जाएगा M बटा स्मॉल m। कैपिटल M क्या है बाबू, मोलारिटी है, और ये क्या है, मोलालिटी है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो Na बटा V ऊपर में चल जाएगा WB बटा में कितना हो जाएगा, Na। मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कैपिटल M बटा में स्मॉल m बराबर क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, WB बटा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से 1 नंबर इक्वेशन इसको मान लीजिए, काम आएगा, है ना। लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान लीजिए सपोज है कि आपको मोलिकुलर मोलारिटी है, भी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा निकालने का, तो इक्वेशन को लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले ये सब कंसीडरेशन है, माना गया है, तो ये चीज किया हम लोगों ने। पहले क्या किया, मोलारिटी बराबर कितना, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना। इन दोनों को डिवाइड किया, M बाई स्मॉल m हो गया, यानी मोलारिटी बटे में मोलालिटी, Na बटा V, Na बटा में WB। इसको आगे सॉल्व किया हम लोग, आगे इसको ऐसे एरो दे दीजिएगा, सॉल्व किया तो Na बटा V, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये WB ऊपर चल जाएगा नीचे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी Na कैंसिल हो जाएगा, तो मोलारिटी बटा मोलालिटी बराबर कितना,
वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा में क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आ गई आगे यहाँ पर। चलिए अब इसके आगे की कहानी देखेंगे, है ना। अब हम लोग के पास एक टारगेट रहेगा कि हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू पुट कर सकते हैं निकाल करके, और कहानी हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जल्दी नोट कीजिए वहां तक। चलो देखो, अब हम लोग देखेंगे कि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, डेंसिटी आएगा, क्या आएगा, डेंसिटी बीच में। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पर नाउ लेट डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना क्या बाबू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, ये आपका ग्राम पर एमएल में या ग्राम पर सीसी में रहेगा। तो डेंसिटी हो गया। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर कितना होता है, मास बटा में कितना बाबा, वॉल्यूम होता है। मास बटा वॉल्यूम चाहे वेट बटा वॉल्यूम, है ना। ये डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी, यहां से देख तो हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल जाएगा क्या। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, डेंसिटी गुना वॉल्यूम करेंगे। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर, तो लिखेंगे डेंसिटी गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या माने थे, भी माने थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, नाउ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, बोल दो, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में कितना बाबा, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। बोलो भाई, थक गया क्या तू लोग। देखिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, गिवन वेट बटा सॉल्यूट बटा मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, पढ़े हम लोग। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना माने थे हम लोग, डब्ल्यू ए, और मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना माने थे हम लोग, ए में माने थे क्या। तो हम लोग को मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर ये फार्मूला होता है। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, इसलिए क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना हो जाएगा, मोलिक्यूलर वेट ऑफ, सॉरी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना माने थे हम लोग, ए ने माने थे, क्या माने थे, ए ने, गुना क्या हो जाएगा, ए में। लिख सकते हैं क्या इसको, अरे भाई बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट मोल बराबर गिवन वेट बटा मोलिक्यूलर वेट। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्या, तो मोल गुना मोलिक्यूलर वेट, मोल गुना मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आ गया। वेट ऑफ क्या है, दिस इज कॉल्ड वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या इसको बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इधर का हो गया, इस इक्वेशन को आप याद रखना, ठीक है ना। मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे को बताना, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है। चल देख, अब मैं तेरे से पूछूं कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को निकाल करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, निकल जाएगा। तो तेरे पास क्या क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, है ना। तेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट या इसको बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। देख तो सॉल्यूशन का पता है, सॉल्यूट का मास पता चल गया, तो सॉल्वेंट का मास पता नहीं चल जाएगा। तो हम बोलते हैं क्या कि चूंकि हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन कहा गया, मास ऑफ सॉल्यूशन डी इंटू क्या है, भी, तो डी इंटू कितना, भी, बराबर मास ऑफ सॉल्यूट तेरे को पता है कितना आ गया, एन ए गुना कितना बाबू, एम ए हो जाएगा ना, मास ऑफ कितना सॉल्यूट हो गया, प्लस कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना माने थे, डब्ल्यू भी, यहाँ बोल दिया हमने डब्ल्यू भी। इसलिए यहां से डब्ल्यू बी का वैल्यू निकल जाएगा डी भी माइनस कितना, एन ए इंटू कितना हो जाएगा, ए में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आ रही बात समझ में। मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी गुना वॉल्यूम,
मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना होता है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट किससे निकलेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट से। मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट होता है। यहाँ से W बटा Na कर दिया, W बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट गुना Ma, या Na इंटू कितना Ma निकाल दिया। अब यहाँ से तेरा क्या निकलेगा, dV इंटू कितना। अब यहाँ से WB का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ WB इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट माने थे, क्या इक्वेशन फर्स्ट माना था बाबू, m बटा स्मॉल m, WB बटा में कितना वॉल्यूम, WB का वैल्यू पुट करो dV माइनस Na इंटू Ma डिवाइडेड बाई कितना V हो सकता है। देख तो m बटा स्मॉल m बराबर dV माइनस Na इंटू कितना Ma बटा में कितना V हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डाउनलोड करो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे कहानी बढ़ाता हूं मैं। हो गया, चलो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड क्या बात, मोलालिटी के बारे में, है ना। चलो देखो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से देख तो तिरछा और तिरछी क्या कर दें, गुना कर दें, तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देख तो m गुना v, m इंटू वी बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल m, और dv माइनस कितना हो जाएगा na इंटू कितना m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हम लोग ऐसे करते हैं कि स्मॉल m की बात करेंगे, तो यहाँ पर स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू वी बटा में कितना हो जाएगा dV माइनस Na इंटू कितना Ma लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा m निकालना है, ये पूरा टर्म इसका गुना में है, m बराबर क्या करें टर्म इसके भागा में चल जाएगा, तो m इंटू वी भागे में कितना, ये वाला टर्म पूरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम और इसको सॉल्व करो, इस वॉल्यूम को तुम नीचे लाओ, इस वॉल्यूम को उठा करके तुम नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा m बटा में dV माइनस Na इंटू Ma, है ना, अब बटा में कितना हो जाएगा V हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर ऊपर में हो गया तेरे पास मोलारिटी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लिखेंगे तुम dV बटे में V माइनस कितना Na इंटू कितना Ma लिख सकते हैं, बटा में कितना हो जाएगा, इसमें भी V हो जाएगा। यहाँ से तुम V से V को तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, बराबर कितना ऊपर में, यहाँ पे जल्दी करो यहाँ तक, उधर वाला हो गया। ये सब रिलेशन कभी भी आपसे पूछेगा नहीं बोर्ड में कि इसको डिराइव कीजिए, बस आपको रिजल्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं, रिजल्ट आपको याद करना है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि भाई डेरिवेशन नहीं किया आपने रिलेशन को, है ना। खैर रिलेशन डेरिवेशन करने से फायदा ये भी है कि और थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप होता है ना, कैसे कैसे टर्म को घुमाए, है ना। बट आप फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया स्मॉल m बराबर कितना निकाला, ऊपर में क्या बच गया बाबू, m बच गया, और नीचे में क्या बच गया d बच गया, और माइनस क्या हो जाएगा देख तो यहाँ पर Na इंटू कितना Ma बटा में कितना हो गया तेरे पास वॉल्यूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। अब जरा देख तो यहाँ पर ये होगा तेरा मोलालिटी, और ऊपर में तेरा हो गया मोलारिटी, नीचे में डेंसिटी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलारिटी। अरे बाबा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलारिटी। तो n बाई Na बाई v को क्या लिख सकता है, मोलारिटी तुम लिख सकते हैं इसको क्या, तो यहाँ पर लिख दो, तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर Ma डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा
डिवाइडेड बाई करने की क्या होते हैं, ये टर्म कितना हो जाएगा, मोलारिटी और गुना कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना के बदले में एम नहीं लिख सकते, एम नहीं लिख सकते हैं क्या मोलारिटी, तो तेरा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम को लिख दो मोलारिटी बराबर, ये तेरा इक्वेशन, यही तेरा रिलेशन है। ऊपर में क्या हो गया, मोलारिटी, बटा में क्या हो गया, डेंसिटी माइनस मोलारिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रखो, या तुम अपना याद रखने के लिए ये रखो, है ना, तो कोई पूछेगा कि मोलारिटी में क्या, तो मोलारिटी बराबर मोलारिटी बटा में डेंसिटी माइनस मोलारिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट। अब डेंसिटी किसका, डेंसिटी सॉल्यूशन का, मोलारिटी किसका, सॉल्यूशन का, मोलारिटी किसका, सॉल्यूशन का, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। डेंसिटी क्या है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, मैं लिखवा दिया हूं पहले। चलो, तो ये था आपका रिलेशन किसका किसका बाबा, मोलारिटी का और मोलारिटी में। तो हमने रिलेशन को देखा, मोलारिटी, इसके बाद देखा मोलारिटी मोल फ्रैक्शन देखा, है ना। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद एक और रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। याद रखना डेंसिटी किसका है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, है ना। चलो आगे बढ़े। देख, अब एक रिलेशन और आता है कि मोलारिटी में और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, मोलारिटी में और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। कुछ करना नहीं है ना। इस इक्वेशन को मान लो कितना, 2 मान लो, है ना। और तो चौथा लिखना, चौथा कि पांचवा होगा, तो जो भी करना है चौथा या पांचवा जो भी लिखो, पांचवा नंबर होगा, नंबर देख लेना अपना। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना। जरा देख तू, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन आया था, मोलारिटी में मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन आया था, मैंने बताया कि m बराबर एक्स ए 1 माइनस एक्स बी 1 माइनस एक्स ए गुना क्या था, एम बी था, शायद यही रिलेशन था ना। देखिए जरा, अभी तो रिलेशन बताया था कि मोलारिटी में और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन मेरा क्या है, सेकंड। इस इक्वेशन का भी एलएचएस m है और इस इक्वेशन का भी एलएचएस क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं, ऐसे कर दो, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं। एंड वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या बाबू कि एक और मोलारिटी बराबर कितना होता है, कैपिटल M मोलारिटी डी माइनस कितना, एम गुना कितना, सॉरी यहां पर कितना था, 1000 था ना। यहाँ पर कितना था, 1000। ध्यान दीजिएगा ये सब थोड़ा सा, एम बटा डी माइनस एम, है ना, गुना कितना था, एम ए था। इक्वेशन इसको क्या मान लो, दो, दोनों इक्वेशन का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस दोनों का बराबर होगा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बराबर 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 बराबर 2 को इसको मिटा दे भाई, जल्दी करो। अगर मैंने इक्वेशन 1 2 को बराबर कर दिया तो क्या हो जाएगा, देख, तो इसके बदले लिख सकते हैं 1 से गुना 1000 बटा में 1 माइनस इंटू कितना, एम बी हो जाएगा बराबर। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एम बटा में डी माइनस कितना, एम गुना कितना, एम है। हो गया रिलेशन, है ना। अब और तो क्या करता है कि मोल फ्रैक्शन और इसके टर्म में निकाल देता है, मतलब कि 1 से बराबर इतना। तो हमने आपको सिंपल वे में कर दिया, है ना।
अब आराम से इसको याद रखेगा, एक से है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस एक से भी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन और गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं है, वेयर सब पता है आपको। एक से इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया डियर, यहाँ पर एम क्या हो गया, मोलारिटी कैपिटल एम है ना, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम पर एमएल में। याद रखना, जनरली क्वेश्चन में ग्राम पर एमएल में दिया रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है, उसको हम लोग केजी में ही, ये किस में कन्वर्ट किया गया, केजी में नहीं, तो याद रखना ग्राम पर एमएल हो गया। और एम ए क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। इसके बाद आपका एम बी क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चल नोट कर लीजिए इसको फटाफट, चलो जरूर करो। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखेंगे, करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है हम लोग के पास, जल्दी करो, लिखिएगा, क्वेश्चन कर दो। अब चलेगा नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का, यानी कि जो हम लोग कल के जो क्लास में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग देख लेंगे, लास्ट करने का मतलब है कि जब क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करेंगे कि तब जाके हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम पढ़ेंगे और एक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बाकी सब हम लोग पढ़ लिए, तो वो 10 मिनट का टॉपिक है दोनों मिला करके, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन चीज आपका कंप्लीट हो गया है ना, डेंसिटी से रिलेट करके क्वेश्चन देता है ना, मोलारिटी को ये सब करके। ठीक है, तो क्वेश्चन निकल तो जा रहा था। An aqueous solution of HCl and aqueous solution of HCl is 38% by mass, 38% by mass, and its density is 1.199 ग्राम पर ml है। तो कहता है क्या, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी, कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बन जाएगा, क्या करेंगे जरा देख तो, परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और मोलारिटी तेरे से पूछ रहा है। तो रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने कि मोलारिटी बराबर परसेंटेज बाई मास गुना डी और गुना 10 और बटा में कितना मोलारिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो परसेंटेज बाई मास कितना 38%, यहाँ पर 38, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.19 दिया हुआ है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, HCl का मॉलिक्यूलर वेट तो कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन का 1 है, ये 35.5 प्लस 1 कितना 36.5, तो यहाँ पर 36.5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आंसर है, आंसर कितना आ रहा भाई 12.39 आ रहा है। कितना रहा है देख लेना सॉल्व करके, 12.39 आ रहा है ना। मोलारिटी है तो मोल पर लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चल नोट कीजिए, तो हमने निकाल दिया क्या मोलारिटी, हमने क्या निकाल दिया
मोलारिटी निकाल दिया। अब क्या है, पूछ रहा है मोलारिटी निकालने के लिए, यही ना। तो अभी रिलेशन बताए थे कि मोलारिटी में और मोलारिटी में क्या रिलेशन है मेरे भाई। इसको मिटा दे जल्दी से, जल्दी करो। हो। तो नाउ हम लोग को पता है कि मोलारिटी बराबर, मोलारिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, अभी भी तो बताया था। कितना था बता तो। यहाँ पर था रिलेशन हमारा मोलारिटी बराबर था मोलारिटी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी माइनस कैपिटल एम गुना कितना था, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट था। सही था क्या, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मोलारिटी कितना निकाले, 12.39, डेंसिटी कितना था बाबा 1.19 माइनस मोलारिटी कितना 12.39 और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 36.5। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका क्या दे देगा, मोलारिटी का वैल्यू दे देगा। इसको अपना सॉल्व करके आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए फटाफट। आगे बढ़े, आजा। मेहनत कीजिए जम करके, ठीक ना। अब समय आ गया है मेहनत करने का। बहुत सारे लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। एक्सक्यूज मत बनाइए आप लोग, है ना। घर बन रहा है, मकान बन रहा है ना, घर में काम चल रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। किसी भी तरीके से टाइम को निकालिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। हम थोड़े ना आपको वहां पर मारने आएंगे या पीटने आएंगे या गाली देने आएंगे, कुछ भी नहीं करने आएंगे, है ना। तो आपको खुद से पढ़ना है मेरे भाई, है ना। हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं, अपना एफिशिएंसी पूरा दे रहे हैं, है ना। आपका काम है अपना तरीका से करने का। एक क्वेश्चन बनाइए जरा सा। द डेंसिटी ऑफ solution of H2SO4 is 1.84 ग्राम पर ml, कहता है and is 95.8% by mass, बाई क्या है, मास है। कहता है कैलकुलेट द ए में निकालना है आपको नॉर्मलिटी, बी में निकालना है मोलारिटी और सी में निकालना है मोलालिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन मतलब H2SO4 क्या है बाबू, आपका एसिड है। इस सॉल्यूशन का यानी कि H2SO4 का क्या निकालना है, नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी। तो ध्यान दो, ए में रिलेशन जानते हैं, परसेंटेज बाई मास दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो नॉर्मलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नॉर्मलिटी बराबर कितना था, परसेंटेज बाई मास गुना डी गुना 10 डिवाइडेड बाई कितना, नॉर्मलिटी है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कौन सा मेरा H2SO4 है। तो परसेंटेज बाई मास 95.8, डेंसिटी कितना बाबा 1.84 गुना 10 डिवाइडेड बाई H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, H2SO4 का मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना 2, तो इसका मोलिकुलर वेट 98 और 2 से डिवाइड कर देंगे वैलेंसी तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आई ना समझ में। अब 49 हो जाएगा तो इसको कट कैलकुलेट कर लो, अपना आ जाएगा आंसर। बी में क्या कहता है, मोलारिटी निकालने के लिए। मोलारिटी में भी सेम इक्वेशन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट, तो परसेंटेज बाई मास गुना डी गुना कितना 10
और बटा में कितना मोलिकुलर वेट किसका H2SO4 का। तो यहाँ पर परसेंटेज में बात कितना 95.8 डेंसिटी 1.84 गुना 10 और मोलिकुलर वेट कितना बाबा इसका 98। यहाँ से निकाल के बना सकते हैं नॉर्मलिटी, या फिर आप ये भी बना सकते हो कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना वैलेंसी फैक्टर होता है सर। तो नॉर्मलिटी निकल गया तो मोलारिटी से लेकर के मोलारिटी निकालेंगे, क्या करेंगे इसके वैलेंसी नॉर्मलिटी से वैलेंसी फैक्टर में डिवाइड कर देंगे, वो भी बन जाएगा, है ना। तो चलो ये हो गया। और सी में क्या कहता है मोलालिटी निकालने के लिए। तो मोलालिटी अभी अभी तो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, मोलालिटी मोलालिटी वाला रिलेशन लगा सकते हो, है ना, या यहाँ से आराम से निकाल दो मोलालिटी बराबर, है ना। तो ये आपका होमवर्क रह गया, सी जो है HW हो गया, इसको बनाना है, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं तक। कल जो है हम लोग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो NCERT का जो 4-5 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से भी कर लेंगे साइड से, ठीक है ना। तब हम लोग के पास बचेगा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और एक बचेगा PPM बचेगा, है ना। इसके बाद फॉर्मेलिटी बचेगा। ये टोटल 15 से आधे घंटा के लेक्चर होगा ये सब पढ़ना। और इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल तो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कीजिए। मैं तो बस यही कहूंगा, है ना, ईमानदारी से पढ़िए गाइस, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो पर्सनल ID है, डायरेक्ट बोलिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, चाहे वो चीज समझ में नहीं आया, वो सब आपका बताएगा। सॉल्यूशन 50% आपका कंप्लीट होने जा रहा है ना। 50% और बचा हुआ है, तो 50% में अब ज्यादा नहीं है ना। मेन चीज है आइडियल सॉल्यूशन तक, एक क्लास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। उसके पहले एक क्लास पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद 3 से 4 क्लास, 2 से 3 क्लास लगेगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी 6 से 7 लेक्चर और चलेगा आपका, ठीक है ना। तो इसको मैं कहूंगा कि एकदम कंप्लीट करते चलिए। मन में एक पॉजिटिव विश्वास लीजिए, कभी भी हरास मत होइए कि क्या करें, कोचिंग नहीं खुला है, क्लास नहीं खुला है, लॉकडाउन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन हम लोग को लेने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग का सारा कोचिंग व्यवसाय पूरी तरह से ठप है ना। आदमी एक भी रुपया कमा नहीं रहा है समझ लीजिए, फिर भी आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है ताकि हमारे बच्चे का रिजल्ट प्रभावित नहीं हो। तो ये चीज को कम से कम हम लोग को देख करके मेहनत कीजिए कि जो बंदा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया है इस लॉकडाउन में, फिर भी वो बंदा अंदर से कितना हिम्मतवर है, हिम्मत करके यहाँ पर आकर के आपको पढ़ाता है ना। तो चलिए आप अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिविटी तरीके से मोटिवेट करते रहिए हमेशा, और अपने आप को मेहनत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत ही आपके किस्मत का दरवाजा खोल सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके भाग्य को बदल सकता है। भाग्य एक्चुअली में कुछ है नहीं, वो आदमी कर्म जो करते हैं उसके अनुसार हमारा फल मिलते जाता है, ठीक है ना। तो कर्म करते रहिए, फल आपको मिलते जाएगा। ऊपर वाला शांत नहीं बैठा है, वो भी देख रहा है कि बच्चों के साथ और अदर लोगों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट अभी नहीं बोल सकता क्योंकि लेक्चर मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह में 4 बजे से लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था मॉर्निंग में, तो गुड नाइट नहीं बोल सकता हूँ, बाय बोल सकता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।